नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, सीपीसी के एक नए टॉपिक पर। आज हम जिस पर बात करेंगे वो है प्लेस ऑफ सोइंग के ऊपर, जिसका प्रोविज़न हमें मिलता है सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 20 तक, और उसके बाद एक अलग से सेक्शन है ऑब्जेक्शन से रिलेटेड जो कि सेक्शन 21 की बात करता है। तो आज जो ये टॉपिक है प्लेस ऑफ सोइंग, इसमें केवल हमें यही जानना है कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होंगे, ऐसे कौन कौन से केसेस होंगे, सब्जेक्ट मैटर होंगे, उसके लिए कौन सी फोरम है, उसके लिए कौन सी कोर्ट है जहां हम अपने सूट को फाइल करेंगे। ये सीपीसी की बात है। वहीं अगर हम सीआरपीसी में बात करें तो चैप्टर नंबर 13 जो कि सेक्शन 177 से 189 तक, जहां हमें ये बताया गया है जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स रिलेटेड टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। तो सीआरपीसी में बात की बातें करेंगे। आज हम केवल और केवल बात करते हैं सीपीसी से रिलेटेड। तो जो प्लेस ऑफ सोइंग का मतलब यहाँ ये हुआ कि ऐसी कौन सी कोर्ट जहाँ हम अपने केस को फाइल करेंगे, या ऐसी कौन कौन सी कोर्ट है जिनके पास क्या है, जुरिस्डिक्शन है कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स मैटर को सुनने का। तो बात करते हैं सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 हमारी बात करता है कि जब हम कोई भी सूट फाइल करेंगे तो कहाँ फाइल करेंगे, जो कि एक लोवेस्ट ग्रेड की होगी, या मतलब जिसकी वैल्यू जो होगी वो एक लोवेस्ट ग्रेड से होगी। कहने का मतलब है कि जो सेक्शन 15 है वो बात करता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड। अब समझने वाली जो चीज़ है इस सेक्शन में केवल ये है कि लोवेस्ट ग्रेड क्या मतलब है यहाँ। अब समझ लो कि आपका सूट जो है वो मान लो 10 लाख रुपए का है, और जो एक कोर्ट है आपके यहाँ उसका क्या है, जुरिस्डिक्शन जो है वो 5 लाख तक का ही है। तब इसका मतलब ये नहीं कि अब वो 5 लाख की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है तो ये लोवेस्ट ग्रेड यही हुआ, नहीं। आपकी जो प्लेंट होगी या जो आपका सूट होगा उसके हिसाब से लोवेस्ट ग्रेड देखा जाएगा। अब ये नहीं कि आपका सूट तो 10 लाख रुपए का है और आप 5 लाख वाली में, क्योंकि आपने को ये पता है कि हाँ सबसे हम लोवेस्ट ग्रेड में फाइल करेंगे, नहीं। आपके सूट के अकॉर्डिंग जो उस क्लास में जो आएगी, उस जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट आएगी, जो उसके फिर लोवेस्ट ग्रेड में होगी, मतलब कि जो 10 लाख से जिसकी स्टार्टिंग हो, ऐसे टाइम ये बात कर रहा है सेक्शन 15। यहाँ लोवेस्ट ग्रेड का मतलब ये हुआ। अब बात आती है कि सपोज किसी ऐसे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है एक ज़्यादा, मतलब उसका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बहुत ज़्यादा है, और आपने 10 लाख का या 5,000 का ही केस फाइल किया, तो ऐसे केस में जब डिक्री पास होगी तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो वो जो डिक्री होगी वो नल एंड वॉइड नहीं होगी, वो डिक्री नैलिटी नहीं होगी। अगर किसी हायर कॉम्पिटेंट के कोर्ट ने या फिर हायर जुरिस्डिक्शन के कोर्ट ने उसको क्या किया है, इंटरटेन कर लिया, वहाँ डिक्री पास हो गई है, तो वो डिक्री भी क्या होगी, इफेक्टिव होगी। इसी के रेफरेंस में केस था हमारे पास, एक किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान वर्सेस किरण सिंह का केस था, जिसमें यही बात आई थी। फिर बात आती है सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 जो बात कर रहा है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड की बात कर रहा है। सेक्शन 16 में ये चीज़ें बताई गई कि कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स मैटर हैं यहाँ, जिसमें ये बताया गया कि ऐसे सिचुएशन में हम अपने केस को कहाँ फाइल करेंगे। तो पहली सिचुएशन जो बताई कि जब कोई भी सूट्स हो जो है आपका एक रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से है, चाहे उसमें रेंट हो या फिर बिना रेंट के हो। दूसरी चीज़ बताई गई कि जहां आपका कोई भी सूट ऐसा जो है कि पार्टीशन से रिलेटेड किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। तीसरी सिचुएशन ये बताई गई जहां कि आपका सूट फॉरक्लोजर से रिलेटेड है, रिडेम्पशन से रिलेटेड है, या फिर कोई भी चार्ज है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। चौथी चीज़ क्या बताई गई कि सूट्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट्स, मतलब किसी अदर राइट से रिलेटेड है। जैसे कि अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी, पहला पार्टीशन था, दूसरा फोरक्लोजर, और उससे पहले हमने रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। चौथी चीज़ क्या करें, किसी अदर राइट से रिलेटेड, मतलब ऐसे कौन से राइट जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से और रिलेटेड, जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के आपके सूट्स हो गए। फिर जो लास्ट कंडीशन हमें बता रही है वो कह रही है कि सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट मीन्स टॉर्टियस केस, मतलब टॉर्ट से रिलेटेड। तो ये 6 चीज़ें बताई गई। ये इसमें 5 चीज़ें आई। पहली चीज़, अगर कोई भी ऐसा सूट्स है या कोई ऐसे सूट है आपका जो कि एक रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। दूसरा पार्टीशन से रिलेटेड है। तीसरा फोरक्लोजर या फिर किसी भी रिडेम्पशन से रिलेटेड है, मॉर्गेज के प्रॉपर्टी में, या फिर कोई चार्ज है इमूवेबल प्रॉपर्टी में।
चौथी किसी अदर राइट से रिलेटेड की बात है जिसमें हम सूट्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं। और पांचवी कंडीशन ये बताइए जहाँ कोई रॉन्ग हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब इन सिचुएशन में आप अपने सूट को कहाँ फाइल करेंगे, ये बात करता है सेक्शन 16। तो कहाँ सूट फाइल करेंगे, तो सबसे पहले सूट आप वहाँ फाइल करेंगे जिसके लोकल लिमिट्स में ये सारी प्रॉपर्टी क्या हैं सिचुएट करती हैं, ये सारी जो सब्जेक्ट मैटर हैं वहाँ मतलब उस कोड के जुरिस्डिक्शन में हैं, उस कोड के लोकल जुरिस्डिक्शन में हैं। तो सेक्शन 16 ने ये बात की। हाँ, सेक्शन 16 में क्या है, एक प्रोविज़ो है जो कि ये बताता है कि मतलब कि जब कभी कोई भी ऐसा सूट हो जो कि एक पर्सनल ओबिडियंस के डिफेंडेंट के ऊपर हो, मतलब कि वहाँ डिफेंडेंट का होना ज़रूरी है या डिफेंडेंट के पर्सनल ओबिडियंस पर हो, तब ऐसी सिचुएशन में आप केस कहाँ फाइल करेंगे। ऐसी सिचुएशन में आप केस वहाँ फाइल करेंगे जहाँ वो डिफेंडेंट रह रहा हो या कोई बिजनेस कर रहा हो या फिर कुछ अपने जीवन निर्वाह के लिए वो कहीं काम करता हो, कुछ वर्क फॉर गेन कर रहा हो। तो सेक्शन 16 का जो मेन प्रोविज़न था उसने ये बात कही कि आप केस वहीं फाइल करेंगे जिस कोड के लोकल लिमिट्स में वो सारी प्रॉपर्टी सिचुएट है। इसकी प्रोविज़ो जो बात कर रही है वो ये कह रही थी कि अगर कहीं भी पर्सनल डिफेंडेंट के पर्सनल ओबिडियंस की बात आएगी तो हम तीन चीज़ें वहाँ बताएगी, जहाँ डिफेंडेंट रह रहा होगा या जहाँ बिजनेस कैरी करता है या फिर जहाँ वो वर्क फॉर गेन कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि उस जगह पे केस फाइल कर सकते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन जो इसकी बात कर रहा सेक्शन 16 की, वहाँ उसने एक क्लियर कर दी चीज़ें कि प्रॉपर्टी होगी कौन सी, क्या फॉरेन प्रॉपर्टी या जो फॉरेन कंट्री में सिचुएट है उनकी भी बात है या केवल इंडिया वाली प्रॉपर्टी की बात है। तो एक्सप्लेनेशन ने बात की कि जो सेक्शन 16 के रेफरेंस में हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो केवल और केवल इंडिया के रिस्पेक्ट में ही होगी, इंडिया के रेफरेंस में ही होगी। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएट है उसी के रेफरेंस में सेक्शन 16 का एप्लीकेशन होगा। अब इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, जो सेक्शन 16 का प्रोविज़ो है वो इस पर काम करता है, किस पर, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। अब बात करते हैं सेक्शन 17 की। सेक्शन 17 जो बात करता है कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां वो प्रॉपर्टी है डिफरेंट कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। तो सेक्शन 17 जो ये सारी चीज़ें बता रहा है कि जब कभी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिफरेंट कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में है तो वहाँ प्लेंटिफ जिस कोर्ट में चाहे वहाँ क्या कर सकता है, अपने सूट को फाइल कर सकता है। मतलब दो प्रॉपर्टी है, ए के पास एक एक्स है और एक वाई, और वो दोनों दो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, डब्ल्यू और वी के। अब ऐसे सिचुएशन में वो चाहे डब्ल्यू कोर्ट में फाइल कर सकता है या फिर वी कोर्ट में फाइल कर सकता है, वो उसके ऊपर है कि कौन सी कोर्ट में फाइल करना चाहता है। फिर बात आती है सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 जो हमारी बात कर रहा है वो बात कर रहा है अनसर्टेनिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन की। इसका क्या मतलब है कि जहाँ निश्चित नहीं हो कि ऐसे कौन से कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि कोई भी कोर्ट क्या कर सकती है, उस सूट को इंटरटेन करेगी। हाँ, बट क्या करेगी, उसको जब इंटरटेन करेगी तो वो एक रीज़न रिकॉर्ड करेगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो सेक्शन 18 में क्या बातें कहेंगी, अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, कि जब कभी भी कोई ऐसे सिचुएशन आए जहाँ ये अनसर्टेन हो कि कौन से कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, तो ऐसे केस में क्या करेगी कि कोर्ट एक रीज़न रिकॉर्ड करेगी और उससे फिर सूट को इंटरटेन करेगी। पर अगर कभी आप इससे भी रिलेटेड ऑब्जेक्शन अगर रेस्ट करेंगे कभी अपीलेट या रिविजनल कोर्ट में, तब वहाँ आपके ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया जाएगा, आपके ऑब्जेक्शन को नहीं सुना जाएगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन 19 की। अभी तक जो हमने बात की वहाँ केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की, जिसमें सेक्शन 17 में कई सारे सब्जेक्ट मैटर बताए गए, सेक्शन 17 में बताए गए, सेक्शन 18 में बताए गए। अब जो बात हो रही है हमारे पास सेक्शन 19 की, वो बात कर रहा है सूट्स फॉर टॉर्ट्स और मूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा सूट्स फाइल करना हो या कोई ऐसे सूट आपको फाइल करने हो जहाँ किसी भी पर्सन के क्या है टॉर्ट से रिलेटेड हो या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप केस वहाँ फाइल करेंगे जहाँ पर या तो टॉर्ट कमिट हुआ है या फिर जो सामने वाला पर्सन है कोई भी बिजनेस अपना कैरी कर रहा है या वर्क फॉर गेन कर रहा है या फिर वो जहाँ रह रहा है। तो सेक्शन 19 की जो मेन बात रही कि जब कभी किसी पर्सन के ऊपर टॉर्ट कमिट होता है या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस हैं, तब ऐसे सिचुएशन में आप वहाँ केस फाइल करेंगे जहाँ डिफेंडेंट रह रहा है
या फिर वो बिजनेस कैरी कर रहा है, या फिर अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई काम कर रहा है। एक इलस्ट्रेशन है इसमें जो ये कि ए रिजाइडिंग एट दिल्ली बीट्स बी इन कैलकाटा, बी में सू ए आइदर इन कैलकाटा और इन दिल्ली। इलस्ट्रेशन ने क्या बात की, ए जो कि दिल्ली में रह रहा है उसने बी को कलकत्ता में मार दिया, और बी के ऊपर है वो चाहे तो केस कलकत्ता में फाइल करे या फिर वो केस चाहे तो दिल्ली में फाइल करे। अब सेक्शन 20 देखा जाए तो वो बात करती है अदर काइंड्स ऑफ सूट्स की। अदर काइंड्स ऑफ सूट्स का मतलब क्या हुआ यहाँ की, जो कि 16 से लेकर 19 में कवर नहीं हुए हैं। अगर ये 16 से 19 में सूट्स कवर नहीं हुए तो ऐसी सिचुएशन में हम कहाँ केस को फाइल करेंगे। तो सेक्शन 20 एक तरह से देखें तो एक रेजिडरी क्लॉज की बात करती है। रेजिडरी क्लॉज का मतलब ये होता है कि जहाँ हमें मतलब प्रोविजंस तो सारे दिए गए थे, बट कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जहाँ उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें दी नहीं गई, तो ऐसे मतलब क्लॉज वहाँ हम रेजिडरी क्लॉज बोलेंगे। तो सेक्शन 20 ये कह रहा है कि जब कभी जो कि सेक्शन 16 से 19 तक की अगर बात आई, जो कि अभी तक कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि कवर नहीं हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, प्लेंटिव के ऑप्शन है या प्लेंटिव चाहे तो कुछ क्या करेगा, वो केसेस को क्या करेगा, फाइल करेगा। कुछ चीज़ें बताई गई, कहाँ कहाँ फाइल कर सकता है, जहाँ कॉज ऑफ एक्शन या तो कंप्लीट या तो हॉली या फिर पार्टली, या तो जहाँ पूरी तरह से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो या फिर इन डिफरेंट या फिर टुकड़ों टुकड़ों में अराइज हुआ। दूसरी बात कही गई जहाँ डिफेंडेंट रह रहा हो या फिर वो बिजनेस कैरी कर रहा हो या फिर वर्क्स फॉर गेन हो उसके लिए। तीसरी चीज़ बताई गई कि जब कई सारे डिफेंडेंट हो वहाँ, तब क्या होगा कि दो सिचुएशन आएगी, या तो कोर्ट की परमिशन से वो उस केस को कहीं भी फाइल कर सकता है या फिर सामने वाले एक दूसरे डिफेंडेंट के ऑप्शन को देखते हुए वो केस को फाइल करेगा। तो सेक्शन 20 में ये बातें कही गई कि सेक्शन 16 से लेके जो 19 तक अगर कोई ऐसे केसेस जो कि कवर नहीं हुए हैं और कोई ऐसा केस आएगा जब कि उनसे रिलेटेड केस को कहाँ फाइल करना है, तो सेक्शन 20 ये बताता है कि जहाँ कॉज ऑफ एक्शन या तो पूरी तरह से या फिर इन पार्ट में अराइज हुआ हो, या फिर जहाँ डिफेंडेंट रह रहा हो, बिजनेस कैरी कर रहा हो या वर्क्स फॉर गेन है, या फिर जहाँ कई सारे डिफेंडेंट हैं, तो वहाँ दो सिचुएशन आएगी, या तो कोर्ट के ऑप्शन से कहीं फाइल करे या फिर सामने वाले डिफेंडेंट से पूछ कर या फिर उसकी कंसेंट के दौरान उसके बाद ही क्या करे, केस को फाइल करे। जो सेक्शन 20 है वो एक तरह से देखा जाए तो एक वो दे रही है, मतलब एक डिफेंडेंट को क्या है कहीं ना कहीं फेवर करती है कि मतलब उसको भी हम देखेंगे कि उसके लिए क्या कन्वीनियंट है। इसी के रेफरेंस में केस हुआ था एक यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस लाडूलाल जैन 1963। तो इस केस में क्या कहा, एक सेक्शन 20 के ऑब्जेक्ट की बात की गई। सेक्शन 20 के ऑब्जेक्ट को जो कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट जहाँ तक हो सके, जहाँ तक पॉसिबल हो कि जस्टिस प्रोवाइड करे, साथ साथ ये भी कोर्ट को देखना चाहिए कि डिफेंडेंट को इनकन्वीनियंट ना हो, कि मतलब वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट उसको लग रही है। ये सारी चीज़ को ध्यान में भी रखना चाहिए। तो यूनियन ऑफ इंडिया और लाडूलाल जैन के केस में क्या कहा गया कि जस्टिस प्रोवाइड करना कोर्ट की ड्यूटी है, जहाँ तक पॉसिबल हो सके कोर्ट क्या करे, जस्टिस प्रोवाइड करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिफेंडेंट को भी इनकन्वीनियंट हो, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा हो, उसको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी लग रही हो। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या है, कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं सेक्शन 20 के ही रेफरेंस में, जब कभी या तो प्रोमिसरी नोट के रेफरेंस में अगर केस हो या प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड आपको सूट फाइल करना हो, तो कहाँ आप क्या करेंगे, सूट को फाइल करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ क्या है उसको साइन किया गया हो या फिर उसको जहाँ ड्रॉ किया गया हो प्रोमिसरी नोट को, ऐसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आप केस फाइल करेंगे। वही बात चेक की आती है। चेक के रेफरेंस में आप केस को कहाँ फाइल करेंगे, जहाँ डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ से वो चेक ली है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं कि ऐसे सिचुएशन में आप केस को कहाँ फाइल करेंगे। सेम चीज़ अगर कभी किसी कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट की बात आए या फिर ट्रेडमार्क की बात आए, तो ऐसी जगह ऐसे सिचुएशन में आप केस कहाँ फाइल करेंगे, जहाँ डिफेंडेंट रह रहा हो। अब दूसरी बात आती है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की बात में।
तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के रेफरेंस में आप सूट को कहाँ फाइल करेंगे, या फिर हम ये कहाँ मानेंगे कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ है। अगर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के रेफरेंस में बात करें तो कॉज ऑफ एक्शन वहाँ अराइज होता है जहाँ की सामने वाले पर्सन को अरेस्ट किया गया हो, तो या फिर उसके साथ कुछ ऐसा एक्ट हुआ हो, तो ऐसे रेफरेंस में कहाँ हम सूट फाइल करेंगे, जहाँ उस पर्सन को अरेस्ट किया गया हो, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन वहीं अराइज हो रहा है। तो अभी तक जो सेक्शन 15 से लेकर 20 तक ये केवल बात कही गई प्लेस ऑफ सुइंग की, कि हम अपने केस को या अपने सूट को हम ऐसी कौन कौन सी जगह होंगी जहाँ हम फाइल करेंगे। 21 जो बात कर रहा है ऑब्जेक्शन एज टू जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है। सेक्शन 21 में साफ साफ मना कर दिया गया कि जब कभी किसी प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्शन होगा किसी अपीलाट या रिवीजन कोर्ट में, तो उसको खारिज कर दिया जाएगा, उसको सुना नहीं जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्शन को सुनने के लिए 3 चीज़ें बताई गई कि अगर वो चीज़ें सही हैं तब हम ऐसे ऑब्जेक्शन को इंटरटेन करेंगे। पहली चीज़ क्या बताई गई कि जो ऑब्जेक्शन हुआ था वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में हुआ था, मतलब कि जहां आपने कोर्ट के पहले जो पहली कोर्ट थी आपने वहीं क्या किया था, ऑब्जेक्शन को रेस्ट किया था। दूसरी चीज़ ये बताई गई कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी थी, मतलब आपने बहुत टाइम रहते हुए आपने उसको ऑब्जेक्शन किया था। और तीसरी चीज़ ये बताई गई थी कि अगर ऑब्जेक्शन को इंटरटेन नहीं किया गया तो एक तरह से देखा जाएगा तो ये एक फेलियर ऑफ जस्टिस होगा। तो 21 में जो बात की उसने किया ऑब्जेक्शन तो मानेंगे ही नहीं, बट अगर कुछ कंडीशंस हैं जहाँ की आपने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में ऑब्जेक्शन रेस्ट किया था वहाँ आपको नहीं सुना गया, या फिर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, या फिर ऐसी जगह है कि या आपने एक अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में आपने क्या किया था, ऑब्जेक्शन को रेस्ट किया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपको सुना जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने ये बात की कि आप अपने सूट को या फिर ऐसा कौन सा सब्जेक्ट मैटर होगा कि ऐसे कौन कौन से कोर्ट में सूट को ट्राई किया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होंगी। आगे आने वाली वीडियो में हम काफ़ी कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आप मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बस ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।